Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the second chapter of class 8th and this is from history. This chapter name is From Trade to Territory. The company establishes power. Let's see some important points. First is the coming of the Europeans. Trade by Portuguese in India. The Dutch and their trades in India, the British trade in India, the French trade in India, growth of the East India Company, struggle for territory, wars with Indian rulers, establishment of the British rule in India, relations of the English with Mysore, the Anglo-Maratha wars, annexation of Punjab, subsidiary alliance system, the doctrine of lapse, setting up a new administration, the company army, and the last is conclusion. Turn up. Who entered India taking the sea route from Vasco da Gama and reached the Malwa coast in South India? Vasco da Gama. Let's start with introduction. In the late 18th century, the political condition of India was highly unstable. 18वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल कंडीशन थी इंडिया की वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी. औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल के एम्परर. जो औरंगजेब था वो लास्ट मुगल शासक था. हिज डेथ इन 1707. जो उसकी मृत्यु हुई वो 1707 में हुई. उससे क्या हुआ, उससे शुरुआत हो गई. जो उसके सक्सेशन थे उन्होंने युद्ध करने शुरू कर दिए और दिल्ली पर थ्रोन किया. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 many Mughal governors and chieftains broke free from the Mughal control and established regional kingdoms. जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो मुगल गवर्नर थे उनमें से बहुत सारे मुगल गवर्नर उनके चीफ जो थे उन्होंने मुगल कंट्रोल को तोड़ दिया और अपने रीजनल किंगडम स्थापित कर लिए. इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी और दूसरा जो आधा हिस्सा था 18वीं शताब्दी का, many Europeans power attract towards Asia due to the profitable trade prospects. बहुत सारी यूरोपियन पावर ऐसी थी जिनको एशिया उनके प्रॉफिट जो उनका व्यापार में उनको प्रॉफिट हो रहा था उससे अट्रैक्ट कर रही थी. फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, यानी कि जो यूरोपियंस का आना हुआ वो क्या हुआ. अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स मेनली कंट्रोल द एशियन पार्ट्स ऑफ द ट्रेड. जो अरब के व्यापारी थे या फिर जो सेलर्स थे उन्होंने ऐसे बहुत सारे एशियन पार्ट्स थे जिन पर व्यापार करके कंट्रोल किया हुआ था. द इटालियंस हैड द वर्चुअल मोनोपोली ऑफ द मेडिटेरेनियन एंड यूरोपियन पार्ट. जो इटालियंस थे उनके पास क्या थी, वर्चुअल मोनोपोली थी मेडिटेरियन और यूरोपियन पार्ट की. द गुड्स फ्रॉम एशिया टू यूरोप पास थ्रू मेनी हैंड्स एंड मेनी कंट्रीज. जो सामान था वो एशिया से यूरोप बहुत सारे हाथों से और बहुत सारी कंट्रियों से होकर जाता था. ऑन द वे देयर वर मेनी ऑब्स्टेकल्स सच एज नेचुरल कैलेमिनिटीज. और उस रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती थी जैसे कि नेचुरल कैलेमिनिटीज. Yet the trade continued to flourish because it was highly profitable. लेकिन फिर भी वो जो व्यापार था वो आगे बढ़ता गया, समृद्ध होता गया क्योंकि उसमें क्या था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था. But the situation changed towards the end of the 15th century. लेकिन जैसे जैसे 15वीं शताब्दी की अंत हुआ ये सारी सिचुएशन चेंज हो गई. With the capture of Constantinople by the Turks in 1453, the old trading routes were blocked for the European traders. जो ओल्ड ट्रेडिंग रूट थे वो यूरोपियों के लिए ब्लॉक कर दिए गए. द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस एंड ग्यूना ऑल्सो रिफ्यूज टू अलाउ अदर यूरोपियन पावर शेयर इन द ट्रेड. और जो मर्चेंट के व्यापारी थे या जियोना के व्यापारी थे उनसे भी मना कर दिया गया कि वो यूरोपियन पावर को ट्रेड करने के लिए शेयर ना करें. द यूरोपियन ट्रेडर्स कुड नॉट रिमेन साइलेंट स्पेक्टर्स टू ऑल दिस. जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो क्या नहीं कर सके, साइलेंट स्पेक्टर्स इनमें नहीं कर सके. दे बिगेन टू सर्च फॉर अ न्यू एंड सेफर रूट्स टू इंडिया. उन्होंने क्या तलाशना शुरू किया, उन्होंने नए और सुरक्षित रूट भारत में आने के लिए तलाशने शुरू किए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. द डच शिप Curaçao was the first steamship to cross the Atlantic Ocean in 1826. In 1833, a ship called Great Western crossed the Atlantic Ocean in 15 days. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड बाय पोर्तुगीज इन इंडिया, यानी कि जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा व्यापार भारत में. द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट, जो पश्चिम यूरोपीय स्टेट थे हमारे जैसे कि स्पेन हो गया, पुर्तगाल और इन्होंने क्या किया,
इन्होंने नया और सुरक्षित रास्ता तलाशना शुरू किया। द इन्वेंशन ऑफ मरियंस कंपास एनकरेज्ड सेलर्स टू एक्सप्लोर अनचार्टेड सीज। जो नाविक थे उन्होंने क्या किया, एक कंपास के जरिए जो नए समुद्र तट थे उनको खोजना शुरू कर दिया। इन 1498 जब 1498 में वास्को डी गामा ऑफ पुर्तगाल डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट अराउंड अफ्रीका बाय द केप ऑफ गुड होप एंड रीच्ड कालीकट इन इंडिया। जो वास्को डी गामा था वो 1498 में पुर्तगाल से एक नए समुद्र के रास्ते में खोज करता हुआ अफ्रीका से एक अच्छी होप लेकर कालीकट पहुंच गया भारत में। द पुर्तगीज वर एबल टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद द ज़ेमिनन ऑफ कालीकट एंड लेटर विद द रूलर ऑफ कोचीन। जो पुर्तगाली थे उन्होंने कालीकट के जमींदार और कोचीन के शासक से एक अच्छा रिलेशन बना लिया। पुर्तगाल एंड स्पेन वर द लीडिंग कमर्शियल एंड naval powers in the 15 and the first half of the 16th century। जो पुर्तगाल थे और स्पेन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमर्शियल और नवल पावर्स और 15 या फिर जो फर्स्ट हाफ 16th सेंचुरी थी उसमें लीड करना शुरू किया। द पुर्तगीज सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट इन 1500। 1500 में जो पुर्तगाली थे उन्होंने कालीकट में अपना पहला व्यापार का केंद्र स्थापित किया। Albuquerque was the next viceroy of the Portuguese in India after the death of Almeida। अल्मेडा की मृत्यु के बाद जो भारत में पुर्तगालियों द्वारा अगला वायसराय बनाया गया वो अल्बुकर्क था। द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर, जो कि फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर था। अल्बुकर्क एस्टेब्लिश द पावर ऑन द मेनलैंड ऑफ इंडिया। जो अल्बुकर्क था उसने भारत की जो मुख्य भूमि थी उस पर अपनी पावर स्थापित करनी शुरू कर दी। He made the Portuguese fleet supreme on the Indian Ocean। उसने भारतीय महासागरों पर अपना सर्वोच्च कन्या स्थापित कर दिया। इन 1510 और 1510 में ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ द पुर्तगीज ईस्टर्न एम्पायर। उन्होंने गोवा जो कि बीजापुर के सुल्तान के अंडर था उसको कैप्चर कर लिया और उस पर अपनी कैपिटल बना ली जो कि पुर्तगीज ईस्टर्न एम्पायर थी। He seized the seaport of Omrais and threatened Aden। उसने सी पोर्ट को सीज कर दिया। Portuguese plundered and raided and become strong rivals to the Arabs। पुर्तगालियों ने लूटपाट शुरू की, रेड करना शुरू किया और एक अरब के स्ट्रॉन्ग राइवल्स बन गए। कालीकट हुआ, कोचीन हुआ, गोवा, ड्यू, दमन, सेल्सेट, बैसीन, बॉम्बे एंड हुगली, ये क्या बन गई, ये पुर्तगाली सेटलमेंट यानी पुर्तगाली बस्ती बन गई। दे बिल्ट फोर्ट्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स ऑन मालाबार कोस्ट। उन्होंने जो मालाबार का तट था उस पर किले बनाए और व्यापार के केंद्र बनाए। नेक्स्ट है द डच एंड देयर ट्रेड इन इंडिया, यानी कि जो भारत में डच व्यापार। द डच मर्चेंट्स वर आल्सो अट्रैक्ट टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज। जो डच व्यापारी थे उन्होंने भी ईस्टर्न कंट्री से जो व्यापार था उसको अट्रैक्ट किया। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1612। 1612 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा एंड द स्पेस आइलैंड। वो इंडोनेशियन आइलैंड हुआ, जावा हुआ या स्पेस आइलैंड हुआ, वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग डिपोट्स एट सूरत। उन्होंने जो अपने व्यापार के जो डिपो थे वो कहाँ का स्थापित किए, सूरत, ब्रॉच, कंबे, अहमदाबाद इन गुजरात, कोचीन इन केरला, नागापट्टनम इन मद्रास, मलुसीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, चिंसुरा इन बंगाल और पटना इन बिहार, आगरा इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश व्यापार। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी द इंग्लिश मर्चेंट वर आल्सो टेम्पेड टू ट्रेड विद इंडिया एंड द ईस्ट इंडियंस। जब तक सेकेंड हाफ 16th सेंचुरी आई तो जो इंग्लिश यानी अंग्रेज व्यापारी थे या फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी भारत के साथ और ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करना शुरू किया। इन 1588 और 1588 में दे डिफीट द स्पेनिश आर्मेडा व्हाई द इंग्लिश लीड टू द ओपनिंग ऑफ द सी पैसेज टू द ईस्ट। उन्होंने क्या किया, आर्मेडा को हरा दिया और जो समुद्री रास्ता था पूर्व की ओर उसको ओपन कर दिया। ऑन 31 दिसंबर 1600 1600 में 31 दिसंबर पर a company popularly known as the English East India Company was established by a small group of English merchant। एक पॉपुलर कंपनी जिसको हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं उसके एक छोटे से समूह की
अंग्रेजी व्यापारियों ने क्या की, स्थापना की। इट वॉज गिवन द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। इन्होंने क्या किए, इन्होंने जो महंगे महंगे अधिकार थे व्यापार के वो पूर्वी साम्राज्य में दिए। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन 1601। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में लगाई। द इंग्लिश हैड टू फाइट अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द पोर्तुगीज। और उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ एक महान संघर्ष, महान विरुद्ध लड़ाई लड़ी। द कंपनी सेंट कैप्टन हॉकिंस एंड लेटर सर थॉमस रॉय टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू सिक्योर परमिशन टू एस्टैब्लिश अ ट्रेड सेंटर एट सूरत, अहमदाबाद, बरोच एंड आगरा। जो कंपनी थी उसने अपने कैप्टन हॉकिंस को और उसके बाद में सर थॉमस राव को जहांगीर के दरबार में भेजा ताकि वो अहमदाबाद, सूरत, बरोच और आगरा में अपने व्यापार के केंद्र स्थापित करने के लिए परमिशन ला सके। द परमिशन वॉज ग्रांटेड इन 1615 और 1615 में उस परमिशन को ग्रांट कर लिया गया। इन रिटर्न और उसके बदले में द इंग्लिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द पिलग्रिम्स एंड द मर्चेंट्स फ्रॉम हैरेसमेंट बाय द पोर्तुगीज। जो पुर्तगाल द्वारा जो मर्चेंट्स, व्यापारियों का हैरेसमेंट किया जाता था, पिलग्रिम्स का हैरेसमेंट किया जाता था, अंग्रेजों ने वादा किया कि वो उससे उनकी सुरक्षा करेंगे। सूरत बिकम द चीफ इंग्लिश सेटलमेंट इन द वेस्ट। जो सूरत था वो क्या बन गया, वो मुख्य सेटलमेंट का केंद्र बन गया। दिस लेड टू ए बिटर राइवलरी बिटवीन द इंग्लिश एंड द डच। इससे क्या हुआ, छोटी सी दुश्मनी डच और अंग्रेजों के बीच में पैदा हो गई। द इंग्लिश हैड आल्सो फाइट अगेंस्ट द डच कंपनी। जो अंग्रेज थे उन्होंने डच कंपनी के विरुद्ध लड़ाइयां भी लड़ी। There was conflict between the two in Indonesia between 1651 and 1666। 1651 से 1667 के बीच में जो इंडोनेशिया थे उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। Ultimately, the English gave up all claims to Indonesia and the Dutch agreed to leave the trade in India to the English। जो अंत में क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी सारी शक्तियां इंडोनेशिया पर छोड़ दी और जो डच थे उनको मजबूर कर दिया कि वो जो डच थे वो मजबूर होकर अपना व्यापार अंग्रेजों के पास छोड़कर भारत से चले गए। इन 1795 और 1795 में द इंग्लिश एक्सपेल्ड द डच फ्रॉम चिंसरा, द लास्ट प्रोसेशन इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रेंच ट्रेड इन इंडिया, यानी भारत में फ्रांसीसी व्यापार। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1664 में स्थापित हुई। द फ्रेंच सून एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज एट सूरत, मलूसीपट्टनम, चंद्रनगर, महे एंड पौंडीचेरी, नाउ पौंडीचेरी। उन्होंने जल्दी ही अपनी फैक्ट्रियां सूरत, मलूसीपट्टनम, चंडीगढ़, महे और पौंडीचेरी में स्थापित कर ली। पौंडीचेरी बिकम देयर चीफ सेंटर। जो पौंडीचेरी था वो उनका मुख्य केंद्र बन गया। The company was founded by the French government and its factories depended on the government support। जो कंपनी थी उनकी स्थापना तो फ्रांसीसी सरकार ने की, लेकिन वो उसकी जो फैक्ट्रियां थी वो पूरी गवर्नमेंट के सहायता पर निर्भर थी। द कंपनी soon become a strong rival of the English East India Company। और जल्दी ही ये जो कंपनी थी वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग राइवल बन गई। ग्रोथ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वृद्धि हुई, विकास हुआ, वो कैसे हुआ। By 1623 यानी 1623 तक द इंग्लिश हैड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा एंड मलूसीपट्टनम। जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां सूरत में स्थापित की, बरोच में स्थापित की, अहमदाबाद में स्थापित की, आगरा में स्थापित की। द फॉल ऑफ विजयनगर हेल्प द इंग्लिश टू स्ट्रेंथ देयर पावर। जो विजयनगर का पतन हुआ तो उससे क्या हुआ, अंग्रेजों को अपनी पावर को मजबूत करने का मौका मिल गया। इन 1639 और 1639 में they acquired the sites of Madras from a local chief। उन्होंने क्या किया, मद्रास को लोकल चीफ से ले लिया। they built their first fort at Madras and named it St. George। उन्होंने मद्रास में अपना पहला किला बनाया और उसका नाम सेंट जॉर्ज रख दिया। they acquired the island of Bombay, now Mumbai, from the possession of Portuguese in 1668। उन्होंने बॉम्बे का आइसलैंड जो कि अब मुंबई है उसको भी उसका जो शासन था पुर्तगालों से वो भी 1668 में ले लिया। इट वॉज गिवन टू किंग चार्ल्स सेकंड फॉर इंग्लैंड एज डाउरी व्हेन ही मैरिड वाज विद द पुर्तगीज प्रिंसेस। ये जब ये चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड में दिया गया था डाउरी में, जब उन्होंने पुर्तगालों की प्रिंसेस से, राजकुमारी से शादी की थी। द किंग गेव इट ऑन रेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट ऑफ $10 a ईयर।
जो किंग था उसने क्या किया, उसने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया, उसके बदले में उससे $10 प्रति वर्ष लेने का तय किया। बॉम्बे सून बिकम द सेंटर ऑफ इंग्लिश ट्रेड ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड रिप्लेस सूरत एज द मेन वेस्टर्न पोर्ट। जो बॉम्बे था वो जल्दी ही क्या बन गया, इंग्लिश यानी अंग्रेजी व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया और उसको सूरत को मेन वेस्टर्न पोर्ट में रिप्लेस कर दिया गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा इन 1633 एंड लेटर ओपनड फैक्ट्री एट पटना, बेलासोर, ढाका एंड अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री ओडिशा में 1633 में खोली और उसके बाद में उसने अपनी फैक्ट्री पटना, बेलासोर, ढाका और बंगाल और बिहार के कुछ अदर पार्ट्स में भी खोली। द इंग्लिश ओकेजनली केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स। जो अंग्रेज थे वो कभी कभी मुगलों से संघर्ष करते थे। दे अनसक्सेसफुली ट्राई टू फोर्टिफाई सूरत इन 1625. War between the English and the Mughal Emperor broke out in 1686 due to the hostility of शाइस्ता खान। जो वॉर हुआ, जो युद्ध हुआ अंग्रेज और मुगल शासकों के बीच में, उन्होंने 1686 में जो शाइस्ता खान जो कि बंगाल के सूबेदार थे और सर जोसेफ चाइल्ड जो कि क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, इनके बीच में जो शासन था उसको तोड़ दिया। जोसेफ चाइल्ड ओवर एस्टिमेट हिज स्ट्रेंथ। जो जोसेफ चाइल्ड थे उन्होंने अपनी पावर को क्या किया, ओवर एस्टिमेट किया। द पावर प्रूव्ड डिजास्टर फॉर द इंग्लिश। दे वर ऑर्डर टू लीव द मुगल टेरिटरी बट वर लेटर पार्डन्ड बाय औरंगजेब। उन्होंने क्या किया, मुगल शासन को छोड़ने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया और औरंगजेब के द्वारा वहां से निकाल दिए गए। इन 1691 और 1691 में the company was granted exemption form of the payment of custom duties in Bengal in return for an annual payment of 3000। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या किया, उसको जितनी भी कस्टम ड्यूटीज का पेमेंट होता था बंगाल में उसको देने के लिए मना कर दिया गया। इसके बदले में उनसे 3000 रुपए वर्ष लेने का निर्णय किया गया। इन 1698 और 1698 में द कंपनी एक्वायर्ड द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस इन बंगाल सल्तनत, कालिकता एंड गोविंदपुर। जो कंपनी थी उसके पास में 3 गांव की जमींदारी आ गई, जैसे कि बंगाल सल्तनत, कालीकत और गोविंदपुर। हियर द इंग्लिश बिल्ट फोर्ट विलियम अराउंड द फैक्ट्री। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, एक फोर्ट विलियम अपनी फैक्ट्री के चारों ओर बना लिया। द विलेजेस अराउंड कालीकता ग्रू अप टू फॉर्म कलकत्ता। जो कालीकटा के पास आसपास के जो गांव थे उन सभी को एक कलकत्ता के रूप में उन्होंने उनका विकास कर लिया। इन 1717 में द कंपनी सिक्योर्ड फ्रॉम द मुगल एम्परर फारूक शाह अ फरमान confirming the privileges granted in 1691 and extending them to Gujarat and the Deccan. The company was also permitted to the rent additional territory around Calcutta, which was opposed by the governor of Bengal, Murshid Quli Khan. The other rights secured by the फरमान greatly strengthened the company. जो कंपनी थी उसने मुगल शासन द्वारा फारूकियान सियार का जो फरमान था उससे जो उनमें अनुदान लगाया गया उससे खुद को बचा लिया और गुजरात और दक्कन को भी अपना एक्सटेंड कर लिया। जो कंपनी थी जिसने उनको रेंट देने का परमिट दिया था कलकत्ता के अराउंड में, उससे उसका जो गवर्नर था बंगाल का मुर्शिद कुली खान, वो बिल्कुल उसके विरुद्ध था। द अदर राइट सिक्योर्ड, जो अदर उनके अधिकार थे वो भी सुरक्षित कर दिए गए। द ब्रिटिश सेटलमेंट इन मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता बिकम द न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरिंग सिटीज। जो ब्रिटिश केंद्र थे मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, वो भी क्या हुए, समृद्ध होने लगे। द प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द फरमान ऑफ 1770 इवेंचुअली लेड टू वॉर बिटवीन द इंग्लिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल। जो ग्रांटेड, जो उन्हें अनुदान दिया जाता था 1717 के फरमान के अकॉर्डिंग, इंग्लिश और डच जो इंग्लिश और नवाब जो थे बंगाल के, उनके बीच में क्या हुआ, उससे एक लड़ाई पैदा हो गई। द कंपनी वॉज ग्रांटेड द फ्रीडम टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट देयर गुड्स इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्स एंड ऑल्सो द राइट्स टू इशू पासेस ऑफ दस्तखत फॉर द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स। जो कंपनी थी उन्होंने आजादी से उनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, अपना सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए परमिशन दे दी, वो भी बिना किसी टैक्स को पे किए हुए, और उनको अधिकार भी दिए कि वो बिना किसी पास को इश्यू किए हुए या बिना किसी दस्तकों को इशू किए हुए अपने सामान का मूवमेंट कर सकते हैं। थ्रू द कंपनी सर्वेंट वाज परमिटेड टू ट्रेड
they were not covered by the फरमान and had to pay the same taxes as the Indian merchants. जो हालांकि जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको क्या थी, व्यापार की अनुमति थी, लेकिन वो कैसे में लेकिन वो फरमान में कवर्ड नहीं थे जो कि भारतीय व्यापारियों को पे करना होता था. बट द कंपनी सर्वेंट एवेडेड द टैक्स एंड दिस फॉर ऑब्जेक्टेड बाय द नवाब्स ऑफ बंगाल. लेकिन ये जो कंपनी के सर्वेंट थे इन्होंने टैक्स भी जब तक पे किया जब तक कि बंगाल के नवाब को ऑब्जेक्शन था. द कंपनी एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द नवाब ओनली एज लॉन्ग एज दे वर पावरफुल. जो कंपनी थी उन्होंने नवाब की अथॉरिटी तभी तक ही एक्सेप्ट की जब तक कि वो पावरफुल थे. सो कॉन्फ्लिक्ट एंश्योर्ड व्हेन सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. और ये लड़ाई, ये संघर्ष कब शुरू हुआ, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रगल फॉर टेरिटरी वॉर्स विद इंडियन रूलर्स. वॉर अगेंस्ट द बंगाल रूलर द बैटल ऑफ प्लासी. On June 23rd, 1757 at Plassey, a small blaze and mango grew between Calcutta and Murshidabad. The forces of English made the army of Sirajuddaulah the Nawab of Bengal. 23 जून 1757 में प्लासी में एक छोटे से गांव में जो कि कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में है, वहां पर एक आम का बाग था. वहां पर इंग्लिश सेना और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे उनकी आर्मी आपस में मिली. बाय जून 1757 और जून 1757 तक सिराजुद्दौला हैड सेज्ड द इंग्लिश फैक्ट्री एज कासिम बाजार एंड एज वेल एज कलकत्ता एंड फोर्ट विलियम. उन्होंने सिराजुद्दौला ने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार में थी और कलकत्ता में थी, उसी प्रकार फोर्ट विलियम में, उन सभी को क्या किया, सीज्ड कर दिया. ही हाउएवर वेंट बैक टू मुर्शिदाबाद आफ्टर accomplishing a temporary victory. हालांकि उसके बाद में जब वो वापस आए मुर्शिदाबाद से तो उनको क्या किया, एक टेम्पररी विक्ट्री मिल गई. द इंग्लिश एडेड विद रेनफोर्समेंट फ्रॉम मद्रास अंडर एडमिरल वॉटसन एंड कर्नल रॉबर्ट क्लाइव टुक बैक कलकत्ता एंड फोर्स द नवाब टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स. उसके बाद में जब अंग्रेज वापस आए तो उन्होंने एडमिरल वॉटसन और कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के अंदर कलकत्ता और नवाब को क्या किया, अपनी डिमांड पूरी करने, एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया. The company saw this confrontation as an ideal opportunity to replace Sirajuddaulah with a more successful ruler. कंपनी को क्या लगा, कंपनी को दिखाई दिया कि ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है ताकि वो सिराजुद्दौला को किसी अन्य रूलर के साथ रिप्लेस कर सके. The new demands put upon the Nawab were totally unacceptable to him and so resulted in the battle of Plassey between the company and the Nawab. जो ये इनकी डिमांड थी उन सभी को नवाब के सामने जब रखा गया तो ये पूरी तरह से क्या थी, अनएक्सेप्टेबल थी, इनको स्वीकार नहीं किया गया. तो इसका जो परिणाम हुआ वो एक बैटल ऑफ प्लासी के रूप में हमारे सामने आया जो कि कंपनी और नवाब के बीच में हुआ. सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड हिज जनरल मीर जाफर वाज डिक्लेयर्ड द नवाब ऑफ बंगाल. सिराजुद्दौला का क्या हुआ, उसको हरा दिया गया और उनका जो जनरल था मीर जाफर उसको बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया गया. ही वॉज अ वीक रूलर और वो बहुत ही कमजोर शासक था. The company and its official behaved in a most objectionable manner. जो कंपनी थी और जो उनका ऑफिशियल बिहेव था वो बिल्कुल ही सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनल मैनर में था. The official of the company behaved like conquerors. जो कंपनी के ऑफिसर थे वो कैसा बिहेव करते थे, विजेताओं की तरह बिहेव करते थे. This was a period of open and unashamed plunder of Bengal. ये क्या था, ये एक ओपन और अशेम्ड प्लेंडर, बंगाल में उसकी एक छोटा सा पीरियड था. इन अक्टूबर 1760 में ही वॉज डिपोज्ड एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज प्रेमलाइड द नवाब. उनका जो सन इन लॉ था मीर कासिम उसको नवाब बना दिया गया. मीर कासिम गेव द कंपनी द जमींदारी ऑफ बर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग अलॉन्ग विद गिफ्ट्स वर्थ 29 लाख ऑफ रुपीज. जो मीर कासिम था उसने कंपनी को जमींदारी दी बर्दवान की, मिदनापुर की और चित्तगोंग की और साथ में 29 लाख रुपीस का गिफ्ट भी प्रदान किया. चेंजिंग द नवाब प्रूव टू बी अ गुड मूव. जो नवाब चेंज किए गए ये एक गुड मूव साबित हुआ. मीर कासिम वॉज एन एम्बिशियस, एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग रूलर. जो मीर कासिम था वो एक महत्वाकांक्षी, प्रभावी और एक मजबूत शासक था. To consolidate this power, he tried to improve the finances of Bengal and to strengthen the army by training it on western lines. उसने क्या किया, उसने अपनी पावर का प्रयोग करके
जो फाइनेंस वाली हालत थी बंगाल की, या फिर जो आर्मी को मजबूत करने की बात हो, उन सभी को क्या किया, ट्रेन किया। ही मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम पटना टू मोंगियार, उन्होंने अपनी राजधानी पटना से मोंगियार स्थापित कर ली। द कंपनी डिसलाइक द नवाब्स अटेम्प्ट टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ ट्रेड कंसेशंस बाय द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी थी जिसको नवाब का अटेम्प्ट पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उसके ट्रेड के जो कंसेशन का मिसयूज था उसको रोक दिया। दीज पीपल इनलीगली सोल्ड दस्तख्त और फ्री पासेस टू द इंडियन मर्चेंट्स, वो लोग क्या करते थे, वो इनलीगली दस्तख्त और जो फ्री पासेस होते थे उनको भारतीय व्यापारियों तक बेच देते थे। दिस ruined द इंडियन इकोनॉमी एंड deprived द नवाब ऑफ लार्ज रेवेन्यूज, इससे क्या हुआ, इससे इंडियन इकोनॉमी जो थी वो डिप्रीव्ड हो गई और नवाब को लार्ज रेवेन्यूज सहने पड़े। डिटरमाइंड to put an end to the corrupt practices of the company when his entrance out to the England to stop this illegal practice failed, he abolished all duties on internal trade and put the Indian merchant on par with the company. The company and its official could not tolerate this big loss. जो मीर कासिम थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी के प्रति जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने का दृढ़ निश्चय लिया। जब उनकी एंट्री हुई तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, इनलीगल जो वो प्रैक्टिस करते थे उसमें वो असफल हो गए। उन्होंने सभी इंटरनल ट्रेड पर ड्यूटीज जो थी वो पे करनी शुरू कर दी, और जो मर्चेंट इंडियन भारतीय व्यापारी थे उनको कंपनी से उस पार रखा। और जो कंपनी, इससे जो कंपनी थी और जो उसके ऑफिशियल थे उसको बहुत भारी नुकसान हुआ जो वो सहन नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ। A war between the नवाब and the English broke out in 1764, एक युद्ध जो कि नवाब और अंग्रेजों के बीच में 1764 में शुरू हुआ। मीर कासिम फ्लीड टू अवध इन 1764, जो मीर कासिम थे वो 1764 में अवध की ओर भाग गए, वेयर ही एंटर्ड इनटू एन एलियंस विद द नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला, और उन्होंने जो नवाब थे अवध के सुजाउद्दौला और जो शाह आलम सेकंड थे एक मुगल शासक, उनके बीच में आपस में गठबंधन कर लिया। द कंपनी डिपोज्ड मीर कासिम एंड अगेन अपॉइंटेड मीर जाफर द नवाब, और कंपनी ने क्या किया, मीर कासिम को पद से हटा दिया और मीर जाफर को फिर से नवाब चुन लिया। ह्यूज सम्स वर अगेन obtained by the officials of the company as presenter bribers, जो बहुत सारे विशेष अधिकार थे वो कंपनी को फिर से प्राप्त हो गए, उनको बहुत ज्यादा धन मिला। नेक्स्ट इज इन्फोबिट्स। The British conquest of India began with Bengal. The battles of Plassey and Buxar paved the way for the British mastery over India. The British drained Bengal of its wealth. The dual government system of administration led to complete improvement of Bengal. Next is the three areas fought the English at the Battle of Buxar in western Bihar. The allies were completely defeated and Mir Qasim were forced to flee. At that time, Robert Clive returned as governor to Bengal फॉर द सेकेंड टाइम। जो इन तीनों का गठबंधन था, अंग्रेजों ने उसके खिलाफ वेस्टर्न बिहार में बक्सर में एक युद्ध करना शुरू कर दिया और इन तीनों को पूरी तरह से हरा दिया। मीर कासिम को फिर से वहां से भागना पड़ा और एंड में जो रॉबर्ट क्लाइव था वो लौट कर आ गया, उसको बंगाल का गवर्नर दूसरी बार नियुक्त कर दिया गया। एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद द सुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड द मुगल एम्पायर हु बिगन टू डिसाइड एट इलाहाबाद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंग्लिश कंपनी। जो अंग्रेजी कंपनी थी उसकी सुरक्षा में इलाहाबाद में मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड ने और सिराजुद्दौला नवाब जो कि अवध के नवाब थे उन्होंने आकर रहना शुरू कर दिया। द किंगडम ऑफ अवध वाज रिस्टोर्ड टू द नवाब, और जो अवध का शासक था वो क्या करा, नवाब ने रिस्टोर कर लिया। हालांकि जो टू डिस्ट्रिक्ट थी कारा और इलाहाबाद बट टेकन अवे फ्रॉम द नवाब एंड गिवन टू शाह आलम, वो नवाब ने ले ली और शाह आलम को दे दी। द नवाब पेड द कंपनी अ सम ऑफ ₹50 lakhs, जो नवाब थे उन्होंने कंपनी को 50 लाख रुपए अदा किए। द कंपनी प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट अवध अगेंस्ट आउटसाइड अटैक बाय इट्स ओन ट्रूप्स, द एक्सपेंसेस ऑफ व्हिच वुड बी बोर्न बाय द नवाब, और कंपनी ने उनको वादा किया कि जब अवध पर कोई बाहर से अटैक होगा तो वो उसकी हेल्प करेंगे। द मुगल एम्पायर ग्रांटेड द इंग्लिश एंड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, जो मुगल शासक था उसने क्या किया, अंग्रेजों से बंगाल की दीवानी, बिहार और ओडिशा की दीवानी भी ले ली, दान में ले ली। द इंग्लिश वर गिवन द राइट टू द कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम दिस प्रोविनेंसेस, और जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको वहां से एक टैक्स
रेवेन्यू लेने का अधिकार दिया इन रिटर्न, और उसके बदले में कंपनी गेव द एम्पायर एनुअल पेंशन ऑफ 26 रुपीज लैख। उनको साल की पेंशन इसके बदले में कंपनी द्वारा 26 लाख रुपए दी गई। नेक्स्ट इज अ डिसीजन बैटल। द बैटल ऑफ बक्सर प्रूव्ड अ डिसीसिव बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। जो बक्सर का युद्ध था वो भारत के इतिहास में, एक देश के इतिहास में डिसीसिव बैटल साबित हुआ। इट कंप्लीटेड द वर्क ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। जो प्लासी का युद्ध था वो कंप्लीटली वर्क किया। द ब्रिटिश कंट्रोल्ड ओवर बंगाल वॉज लीगलिस्टिक एंड द रेवेन्यूज ऑफ द रिचेस्ट प्रोविनेंस ऑफ इंडिया वर गिवन टू द कंपनी। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, पूरे बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया, और जो भारत था उसके द्वारा कंपनी को एक रेवेन्यू देने का वादा किया। द मुगल एम्पायर बिकम द पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश। और जो मुगल शासक था वो ब्रिटिश अंग्रेजों का क्या बन गया, एक पेंशनर बन गया। द नवाब ऑफ अवध वॉज हम्बल्ड एंड बंगाल केम कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश। जो अवध का नवाब था वो क्या था, बहुत ज्यादा हम्बल्ड था, और जो बंगाल था उसने क्या किया, पूरी तरह से अंग्रेजों पर शासन कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर, और मीर जाफर की मृत्यु के बाद में द न्यू नवाब, एक नया नवाब जिसका नाम था निजामुद्दौला, was forced to disband his army and the administration Bengal through a deputy नवाब appointed by the British। वो क्या था, सत्ता में आया, उसको अंग्रेजों द्वारा एक डिप्टी नवाब नियुक्त किया गया। द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी मेड ह्यूज पर्सनल प्रॉफिट्स। जो कंपनी द्वारा ऑफिशियल्स बनाए जाते थे वो उनको बहुत बड़ा पर्सनल प्रॉफिट करवाते थे। द नवाब वॉज ओनली अ पपेट रूलर। और जो नवाब होते थे वो क्या होते थे, उनके हाथों के कठपुतली होते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी भारत में जो अंग्रेजों का अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई वो कैसे हुई। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड स्टार्टेड आउट एज अ ट्रेडिंग कंपनी इन 1600। लगभग 1600 ईस्वी में, 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी व्यापार कंपनी शुरू की। by 1765 और 1765 तक it had become the virtual ruler of Bengal, Bihar and Odisha in the north and Karnataka in the south। वो क्या हुआ, 1765 तक वो वर्चुअल रूलर बंगाल, बिहार और ओडिशा, ये उत्तर में और दक्षिण में कर्नाटक के वर्चुअल रूलर बन गए। द नवाब ऑफ अवध वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंपनी whereas the Mughal Emperor Shah Alam was their personal residing at Allahabad under their protection। जो नवाब थे अवध के वो क्या थे, वो इस कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं थे, जबकि जो मुगल एम्पायर शाह आलम थे वो उनके पेंशनर बन गए और इलाहाबाद में उनकी सुरक्षा में रहने लगे। द कंपनी वॉज नाउ वन ऑफ द 4 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन इंडिया। जो कंपनी थी अब भारत की 4 सेनाओं में से एक सबसे ज्यादा मजबूत सेना थी। द मराठा निजाम और मायसोर के रूलर being the other 3, और ये अदर दूसरे 3 थे। The English subjugated these powers by one and brought the whole of India under their rule। इन्होंने क्या किया, अपनी पावर को धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाया और पूरे भारत पर शासन कर लिया। The period of 5 years after the departure of Robert Clive in 1667 was marked by shopping misgovernment, cruel greed of companies official and general demoralization। लगभग 5 साल बाद, रॉबर्ट क्लाइव के डिपार्चर के 5 साल बाद 1767 में क्या किया, जो कंपनी का ऑफिशियल था उसने क्रूअल ग्रीड किया और मिस गवर्नमेंट की शॉकिंग की और जनरल डिमोरलाइजेशन का। इन 1769 एंड 1717, लगभग 1769-1770 में an awful famine desolated the land and destroyed at least 1/3 of the population। इन्होंने क्या किया, भूमि पर कब्जा कर लिया और लगभग 1/3 जनता को बर्बाद कर दिया। दिस हैज बीन प्रोबेबली द वर्स्ट फैमिन इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। ये बंगाल की सबसे ज्यादा फैमिली हिस्ट्री में गिना जाता है। इन 1772 और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स वाज सेंट टू इंडिया एज गवर्नर ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स को अब भारत में बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। इन 1774 और 1774 में ही वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। उसको भारत के ब्रिटिश का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। ही वाज अ वाइज स्टेट्समैन एंड कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अ रेगुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वो एक वाइस स्टेटमेंट थे और एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने रेगुलर गवर्नमेंट में रेगुलर सिस्टम के फाउंडेशन किया। रिलेशंस ऑफ द इंग्लिश विद मैसूर, अंग्रेजों के मैसूर के साथ रिलेशन। द किंगडम ऑफ मैसूर हैड मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस एवर सिंस द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जब तक कि विजयनगर एम्पायर का
खत्म नहीं हो गया, पतन नहीं हो गया, तब तक माइसोर क्या था, उसके पास खुद का मेंटेन्ड और इंडिपेंडेंट साम्राज्य था। द फर्स्ट माइसोर वॉर आफ्टर द डिफीट ऑफ मुगल्स एट द हैंड्स ऑफ नादिर शाह, it asserted its independence after the death of the Raja of Mysore in 1760. His commander-in-chief Hyder Ali usurped the throne and established the authority over the Mysore state. In 1766, the company entered into an alliance with the Nizam of Hyderabad to help him against Hyder Ali. In return, he handed over the northern seaboard to them. जब मुगलों की मृत्यु हो गई, जब मुगलों को हरा दिया, तो जो साम्राज्य था माइसोर का वो नादिर शाह के हाथों में आ गया। और जब राजा माइसोर के राजा की 1760 में मृत्यु हुई, तो जो उनके कमांडर इन चीफ थे हैदर अली, उन्होंने क्या किया, उस पर थ्रोन कर दिया और अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार माइसोर पर स्थापित कर लिया। और 1766 में जो कंपनी थी उसने गठबंधन में निजाम और हैदराबाद के साथ गठबंधन किया और उन्होंने वादा किया कि वो हैदर अली के विरुद्ध उनकी हेल्प करेंगे और उसके बदले में जो नॉर्थन किरकार था वो उनके हैंडेड ओवर कर देंगे, उनके हाथों में सौंप देंगे। इन द वॉर दैट ब्रोक आउट, युद्ध स्थापित हुआ। हैदर डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ द कंपनी एंड बिसाइडेड मद्रास इन 1769। जो हैदर था वो कंपनी की सेनाओं द्वारा 1969 में हरा दिया गया। द इंग्लिश वर फोर्स्ड टू मेक पीस ऑन हिज रिटर्न। इंग्लिश ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रिटर्न पर शांति बनाने का फोर्स किया। द टेरिटरीज कंक्वायर्ड फ्रॉम ईच अदर वर रिटर्न एंड म्यूचुअल हेल्प वाज प्रॉमिस्ड इन केस अदर वाज अटैक्ड बाय थर्ड पार्टी। जो टेरिटरीज थी, जो विजेता टेरिटरीज थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने म्यूचुअल जो रिलेशन था वो स्थापित किया और एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि अगर कोई थर्ड पार्टी उन पर अटैक करती है तो वो एक दूसरे की सहायता करेंगे। द ट्रीटी रेज्ड द प्रेस्टीज ऑफ हैदर अली। जो ये क्या थी, हैदर अली की प्रतिष्ठा इससे बढ़ने लगी। दिस वॉर इज नोन एज द फर्स्ट माइसोर वॉर एंड वाज फॉट बिफोर वॉरेन हेस्टिंग्स केम टू इंडिया। ये जो युद्ध है ये पहला मैसूर का युद्ध कहा जाता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के भारत आने से पहले लड़ा गया। द नेक्स्ट इज द सेकंड मैसूर वॉर, यानी मैसूर का सेकंड युद्ध। वो कब हुआ, 1780 से 1784 के बीच में। द सेकंड मैसूर वॉर वाज फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड हैदर अली एंड आफ्टर हिज डेथ विद टीपू सुल्तान वाज 1780 to 1784। जो सेकंड मैसूर वॉर था वो अंग्रेज और हैदर अली के बीच में लड़ा गया जब उनके बेटे टीपू सुल्तान की 1780 से 1784 के बीच में मृत्यु हो गई। इन 1771 और 1771 में द मराठास अटैक्ड हैदर अली। जो मराठा थे उन्होंने क्या किया, हैदर अली पर अटैक किया, आक्रमण कर दिया। हैदर अली डिमांडेड द इंग्लिश हेल्प अंडर द टर्म्स ऑफ द प्रीवियस ट्रीटी बट देयर इंग्लिश डिड नॉट कीप देयर वर्ड्स। हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने डिमांड की अंग्रेजों से कि वो अपने शब्दों का मान रखे, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि अगर कोई तीसरी पार्टी उन दोनों पर अटैक करती है तो वो एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने अपने कहे हुए शब्दों को कोई मान नहीं रखा और अपने दिस मेड हैदर अली हॉस्टाइल। इससे क्या किया, इसने हैदर अली को हॉस्टाइल बना दिया। द ग्रोथ ऑफ हैदर अलीज पावर बिकम अ मेनेस टू द ब्रिटिश पावर। और जो वृद्धि थी हैदर अली की पावर की, जो ग्रोथ थी वो क्या बन गई, ब्रिटिश पावर के लिए एक मीनेंस बन गई। इन 1778 और 1778 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स था अटैक्ड महे, उन्होंने महा पर अटैक कर दिया विच हैदर अली क्लेम्ड एज हिज, जो कि हैदर अली ने अपने ऊपर ले लिया। इन 1780 और 1780 में हैदर अली मार्च्ड अगेंस्ट मद्रास, स्प्लेंडर, कंजीवरन एंड डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्स अंडर जनरल्स वैली एंड मुनरो। हैदर अली ने एक मार्च निकाला मद्रास के प्लेंडर के खिलाफ जो कांजीवरम में हुआ था, और जो अंग्रेजी सेनाएं थी उनको जनरल्स वैली और मुनरो के अंतर्गत रहते हुए हरा दिया गया। हैदर अली was defeated in 1780 in the Battle of Porto Novo but rallied in Ande's Tanjore. The French fleet appeared in the Indian Ocean. जो हैदर अली था उसको 1781 में पोर्टो नोवो के युद्ध में हरा दिया गया, और जो फ्रेंच थे उनको कहां पर देखा गया, भारतीय हिंद महासागर में। Madras was at the bells of Colosp. The British were saved from shore defeat by the sudden death of Hyder Ali in 1782. जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो सेव हो गए हैदर अली की तरफ से, क्योंकि उनकी 1782 में अचानक से मृत्यु हो गई। हैदर सन, जो हैदर के बेटे थे टीपू सुल्तान, कैरिड ऑन द फाइट, उन्होंने इस युद्ध को जारी रखा।
Peace was signed by the Treaty of Mangalore in 1784 and both parties restored each other's conquered territories. जो शांति थी वो कब हुई? 1784 में, जब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी विजेता टेरिटरीज को एक दूसरे से अलग कर लिया। द थर्ड माइसोर वॉर, जो कि 1789 से 1792 के बीच में हुआ। The third war of Mysore was fought between Tipu Sultan and the English when Lord Cornwallis was the गवर्नर जनरल। जो तीसरा माइसोर का युद्ध था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस एक गवर्नर जनरल था। द इंग्लिश लुक्ड अपॉन टीपू एज द मोस्ट फेमरेट राइवल इन द साउथ। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उसने जो टीपू को साउथ में अपना सबसे बड़ा दुश्मन देखा। टीपू ऑल्सो सॉ द इंग्लिश पावर एज अ बिग डेंजर टू हिज ओन इंडिपेंडेंस। टीपू सुल्तान जो था उसने भी क्या महसूस किया कि जैसे कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों की पावर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। Tipu stopped the export of spices from his port in Malabar. Travancore was the now only source of paper left to the British. They were not prepared to antagonize Travancore. जो टीपू सुल्तान था उसने अपना जो बंदरगाह था मालाबार का, उससे मसालों का व्यापार बंद कर दिया और ट्रवनकोर अब अंग्रेजों के लिए एक ऐसा साधन बन गया था जहां से वो उसका व्यापार कर सकते थे, इसलिए वो ट्रवनकोर के साथ नहीं लड़ना चाहते थे। इन 1789 और 1789 में टीपू अटैक ट्रवनकोर। टीपू ने कहां पर? ट्रवनकोर पर अटैक कर दिया। कॉर्नवालिस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट हिम इन 1790 एंड परसुएडेड द निजाम एंड द मराठास टू जॉइन हिम। जो कॉर्नवालिस था उसने क्या किया, उसने भी 1790 में उसके खिलाफ युद्ध करना शुरू किया और निजाम और मराठा से उसमें शामिल होने के लिए कहा गया। A three-pronged attack was made on Tipu. एक साथ उस पर 3 हमले हुए। Tipu was defeated and was forced and signed in 1792 the Treaty of Srinagarpatnam. He was made to pay 330 lakhs rupees and to surrender around 1/2 of his kingdom. The territory was to be divided among the allies. The Marathas got some portions in the northwest of Mysore, while the Nizam got some northeast portion of Mysore. The third war of Mysore destroyed Tipu's dominated position in the south and finally established the British supremacy in the region. जो टीपू सुल्तान था वो हारा गया और 1792 में उसकी सेना भी हार गई। उसने क्या किया, उस पर 330 लाख रुपए देने का और अपने आप के राज्य का लगभग एक आधा भाग देने का तय हुआ। जो टेरिटरी थी वो जो सहयोगी इसमें युद्ध में शामिल थे उनके बीच आपस में बट गई। जो मराठा थे उनको नॉर्थ वेस्ट का पार्ट मिला माइसोर का, और जो निजाम थे उनको नॉर्थ ईस्ट का पार्ट मिला। जो थर्ड वॉर था माइसोर का वो टीपू की डोमिनेट पोजीशन को बिल्कुल खत्म कर गया साउथ में और ब्रिटिश शासन का जो सर्वस्व था वो स्थापित कर दिया। फोर्थ माइसोर वॉर क्या था? द ट्रीटी ऑफ श्रीनगरपट्टनम फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट अ लास्टिंग पीस। Tipu sought out help to defeat the British. He planned to enter into an alliance with the French and sent emissaries to Kabul, Persia, Arabia, and Mauritius. Lord Wolseley, the British Governor General, demanded an explanation. He wanted Tipu to acknowledge British sovereignty. On his refusal, Wolseley declared war against Tipu in 1799. The Nizam joined the English. Tipu was defeated at the Battle of Sidsar and the Malwali. He finally died fighting, defending his capital Srinagarpatnam. Nearly half of his kingdom was divided among the allies. The rest was restored as the descendant of the original ruler. Tipu's family was removed from Srinagarpatnam to Valakor and pensioned. जो श्रीनगरपट्टनम था वो पूरी तरह से उसमें शांति जो थी खत्म हो गई। टीपू ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, अंग्रेजों को हराने के लिए बाहर से मदद मांगनी शुरू की। उसने अपने दूत काबुल में, पर्शिया में और अरब में और मॉरिशस में भेजे। जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था उसने एक्सप्लेनेशन की डिमांड की और टीपू के खिलाफ युद्ध करने के लिए निर्णय ले लिया। जो निजाम थे उन्होंने भी अंग्रेजों को ज्वाइन कर लिया और टीपू को उस युद्ध में भी हरा दिया गया। वो फाइनली अपनी राजधानी को बचाते बचाते मारा गया और उसका जो किंगडम का आधा हिस्सा था वो भी पुनः बट गया। उसकी फैमिली को वहां से हटा दिया गया और उसको वेलकोर शिफ्ट कर दिया गया और उनको पेंशन दी गई। नेक्स्ट आया एंग्लो मराठा वॉर। द मराठा एंड द EEIC fought 3 wars before the Maratha power finally crumbled. जो मराठा थे और EEIC थे उन्होंने 3 युद्ध आपस में लड़े जिससे कि जो मराठा की पावर थी वो फाइनली क्रम्बल्ड हो गई।
These wars was due to disunity among the ruling Maratha clans and their power struggles. ये जो युद्ध थे ये उनकी डिसयूनिटी की वजह से हुए, जो कि मराठा क्लान्स में चल रही थी और उनके पावर के स्ट्रगल के लिए हुए। द पेशवा वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंटीग्रीज एंड द फैक्शनिज्म। जो पेशवा थे वो भी इसी में ही शामिल थे। लॉर्ड वेलेस्ली सक्सेसफुली imposed the subsidiary alliance system on the Peshwa through the Treaty of Vaseine and 1802. In 1903, the hostilities began and he defeated the Marathas under Scindia and Bhosle. The concluded several treaties and with granting numerous favors, troops and temporary peace was established. जो पेशवा थे उन्होंने क्या किया, एलियंस सिस्टम को सक्सेसफुली इम्पोज कर दिया और बेसिन को 1802 में ट्रीट करना शुरू किया। 1903 में जो मराठा थे उनको सिंधिया के अंतर्गत, भोंसले के अंतर्गत हरा दिया गया और वहां की जो टेम्पररी पीस थी उसको एस्टेब्लिश कर दिया। द ब्रिटिश एंड द मराठा फॉट 3 वॉर्स। जो अंग्रेज थे और जो मराठा थे उन्होंने 3 युद्ध लड़े। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जो था 1817 से 1819 के बीच में, डिस्ट्रॉयड द, उसने क्या बर्बाद किया, मराठा पावर कंप्लीटली, उसने मराठाओं की शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। द पेशवा वॉज एक्साइल्ड टू नॉर्थ इंडिया एंड हिज टेरिटरी वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। जो पेशवा था वो नॉर्थ इंडिया में चला गया और जो उसकी टेरिटरी थी वो किसने ले ली, अंग्रेज ने टेक ओवर कर ली। अदर मराठा चीफ्स वर आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर टेरिटरीज एंड वर नो लॉन्गर अलाउड टू कीप एन आर्मी। और जो दूसरे मराठा चीफ थे उनको भी फोर्स किया गया कि वो भी अपनी टेरिटरीज को उन्हें ही सौंप दे और अब कोई भी उनको ज्यादा लंबे समय तक कोई भी आर्मी रखने की अनुमति नहीं दी गई। नेक्स्ट आया एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, यानी पंजाब का विलय। विद ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, पंजाब कुड नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट। जब लगभग पूरा भारत अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में आ गया तो पंजाब भी उससे अलग नहीं रह सका। The death of Maharaja Ranjit Singh in 1839 was followed by political instability and rapid changes of government in Punjab. जो डेथ हुई महाराजा रंजीत सिंह की 1829 में, उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और गवर्नमेंट में, पंजाब की जो सरकार थी उसमें बहुत तेजी से बदलाव आने लगे। द रूलर ऑफ पंजाब ऑफर्ड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू द इंग्लिश। और जो पंजाब का शासक था उसको अंग्रेजों की तरफ से एक अच्छा अवसर मिला। द कोर्ट ऑफिशियल एंड चीफ्स वर वांटेड टू कीप पावर इन देयर हैंड्स, डिक्रीज्ड द पावर ऑफ द आर्मी। जो कोर्ट ऑफिशियल थे या चीफ थे जो कि अपनी हाथों की पावर बढ़ाना चाहते थे, अपनी आर्मी को बढ़ाना चाहते थे, इट इनकेस्ड द सिख आर्मी टू वेज वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया, सिख आर्मी को ब्रिटिश के खिलाफ वेज वॉर करने का दिया। एल्थ्रो द आर्मी फॉट ब्रेवली। हालांकि जो आर्मी थी वो बहुत बहादुरी से लड़ी। द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख इन 1845 ओइंग टू द ट्रेचरी ऑफ सम सिख जनरल्स। जो ब्रिटिश थे उन्होंने सिख को 1845 में हरा दिया गया क्योंकि जो ट्रेचरी थी कुछ सिख जनरल द्वारा की गई। बाय द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटिंग ऑफ लाहौर मार्च 1846 पंजाब वाज प्लेस्ड अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन थ्रू दलीप सिंह रिटेन्ड हिज थ्रोन। जो बाय ह्यूमिलेटिंग, जब लाहौर को ह्यूमिलेटिंग तरीके से ट्रीट किया जाने लगा तो पंजाब भी क्या हुआ, ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंतर्गत आ गया। गुलाब सिंह वॉज मेड द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन कैश पेमेंट ऑफ 5 मिलियन रुपीज। गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का महाराजा बनाया गया क्योंकि उन्होंने 5 मिलियन रुपीज कैश पेमेंट किया था। द ब्रिटिश रेजिडेंस बिकेम द रियल रूलर ऑफ पंजाब। जो ब्रिटिश रेजिडेंस था वो क्या बन गया, पंजाब के शासक, पंजाब के रियल शासक का रेजिडेंस बन गया। दिस एंडेड द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। यहां पर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म हुआ। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ लॉर्ड डलहौजी, जब लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था, द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर ब्रोक आउट इन 1848। जब दूसरा एंग्लो सिख वॉर शुरू हुआ, द फ्रीडम लविंग सिख रोज अप इन न्यूमेरस लोकल रिवॉल्ट्स टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी क्रांति करी, बट द सिख्स वर डिफीटेड इन द डिफरेंट बैटल्स व्हिच वर फॉट द रामनगर, गुजरात, सादलपुर एंड चिलनवाला। जो अलग अलग जगह उनके युद्ध लड़े गए सिखों द्वारा, उसमें उनकी हार हुई। Thus the powerful Sikh state on the northwest ruled by Ranjit Singh came to an end. जो एक अच्छा खासा शक्तिशाली सिख राज्य बनाया था महाराजा रंजीत सिंह ने, वो समाप्ति की ओर हो गया और राजा दिलीप सिंह was pensioned off and sent to London. राजा दिलीप सिंह को पेंशन पर लंदन भेज दिया गया। द ब्रिटिश मेड गुलाब सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का महाराजा बना दिया। द ब्रिटिश took away कोहिनूर डायमंड एज अ प्रेजेंट फॉर क्वीन विक्टोरिया।
जो अंग्रेज थे उन्होंने कोहिनूर डायमंड ले लिया जो कि वर्तमान में क्वीन विक्टोरिया पर था। द एनेक्सेशन वाज अनजस्ट, और ये विलय क्या था, अनजस्ट था। अंडर द ट्रीटी ऑफ बरावल द ब्रिटिश वर ऑलरेडी कंट्रोलिंग द यंग राजा दिलीप सिंह, दे हैड नो जस्टिफिकेशन फॉर एनेक्सिंग पंजाब। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी नियंत्रण जो था राजा दिलीप सिंह के हाथों सौंप दिया और उनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि वो पंजाब का विलय क्यों कर रहे हैं। सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम, लॉर्ड वेलेस्ली हु रिमेन्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 टू 1805 वाज एन इम्पेरियलिस्ट। जो लॉर्ड वेलेस्ली था जो कि भारत में 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहा, वो बहुत ही ज्यादा एक इम्पेरियलिस्ट था। ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, उसने किसका इंट्रोड्यूस किया, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ब्राइंग द इंडियन स्टेट्स अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। जिससे क्या हुआ, क्यों किया, ताकि जो इंडियन स्टेट हैं वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ जाएं, उनके नियंत्रण में आ जाएं। This system established British supremacy in India as well as secured it from the French danger, especially Napoleon's designs. ये जो सिस्टम था इसकी स्थापना की गई ताकि जो भारत में ब्रिटिश सुप्रीमेसी यानी कि अंग्रेजों का सर्वस्व हो सके और इसको सिक्योर किया जा सके, जो कि फ्रांसीसी खतरा है खास तौर से नेपोलियन डिजाइन से। द कंपनी एक्वायर्ड सेवरल न्यू टेरिटरीज एज अ रिजल्ट एंड दिस एक्सपेंडेड इट डोमिनियन। जो कंपनी थी उसने सेवरल एक्वायर्ड न्यू टेरिटरीज एक्वायर्ड की और इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, उन्होंने अपने डोमिनाइन को एक्सपेंड कर लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस द इंडियन स्टेट वर्चुअली साइंड अवे इट्स इंडिपेंडेंस। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंडियन स्टेट थी वो वर्चुअली रूप से अपनी इंडिपेंडेंस से साइंड अवे हो गई। इट लॉस्ट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोटिंग रिलेशंस ऑफ एम्प्लॉइंग फॉरेन एक्सपर्ट्स एंड सेटलिंग इट्स डिस्प्यूट्स विद इट्स नेबर्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सेल्फ डिफेंस का राइट था उसको लॉस्ट कर दिया, डिप्लोमेटिक रिलेशन को लॉस्ट कर दिया, एम्प्लॉइंग फॉरेन एक्सपर्ट को लॉस्ट कर दिया। The Indian ruler lost all vestiges of sovereignty and internal affairs and become dependent on the British citizens who interfered in day-to-day एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो भारतीय शासक थे उन्होंने सभी प्रकार की अपनी जो इंटरनल अफेयर्स में करने की वेस्टीज थी उनको खो दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द पॉलिसी ऑफ इंपीरियल वाज कंटिन्यूड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। जो ये नीति थी इम्प्लीमेंट्स की उसको किसने जारी रखा, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जारी रखा। He came with a determination to extend direct British rule over as large an area as possible. According to Dalhousie, the British administration was far superior to the corrupt and oppressive administration of the native Indian rulers and should be imposed everywhere possible. वो किससे आया था, वो एक दृढ़ निश्चय से आया था कि जहां तक हो सके वहां तक वो अंग्रेजों का जो शासन है उसको एक्सटेंड करेगा। और इसी डलहौजी के अनुसार जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो फार सुपीरियर था अकॉर्डिंग टू इंडियन रूलर्स, और इंडियन रूलर्स को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, जहां तक हो सके वहां अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट इज इन्फोविट्स लॉर्ड वेलेस्ली's expansionist policy and use of subsidiary alliance made East India companies the paramount power in India. According to the doctrine of lapse, when the ruler of a protected state died without a natural heir, his state would be annexed to the British dominion. His state had no right to an adopted heir. Lord Dalhousie, however, did not grant such permissions as he wanted and annexed as many states as possible. इस नई नीति के, इस नए सिद्धांत के अनुसार क्या था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है बिना किसी नेचुरल हायर के, तो जो उनका राज्य है वो ब्रिटिश शासन में विलय हो जाएगा, ब्रिटिश शासन में मिल जाएगा। उनके जो राज्य है उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा वो किसी हेयर को अडॉप्ट कर सके। लॉर्ड डलहौजी हालांकि उन्होंने इस प्रकार का कोई भी परमिशन ग्रांट नहीं किया था, लेकिन वो चाहते थे कि जितनी से ज्यादा स्टेट हो सके वो विलय हो जाए, यानी ब्रिटिश शासन में मिल जाए। ही शुड स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू दैट नो Indian prince could adopt a son and leave his state to him without a prior permission of the company. जो इनके अनुसार कोई भी जो इंडियन प्रिंस है वो किसी सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ना ही अपने स्टेट को बिना उनकी परमिशन के, बिना कंपनी की परमिशन के छोड़ सकता है। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल था 1773 से 1785 तक, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. कंपनी पावर के को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई। By his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. उनके समय में कंपनी के पास जो पावर थी वो ना ही सिर्फ
बंगाल की थी बल्कि बॉम्बे और मद्रास की भी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनकी जो पावर डिवाइडेड थी वो क्या कही जाती थी, प्रेसिडेंसी कही जाती थी। देयर वर 3 प्रेसिडेंट्स, उनकी 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, और हर कहीं पर किसका शासन चलता था, गवर्नर का। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, जो इनका सुप्रीम हेड होता था प्रशासन का वो गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और उनको स्पेन जस्टिस के रूप में नोटेबली किया गया। फ्रॉम 1772 से अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड, एक जस्टिस का नया सिस्टम एस्टैब्लिश्ड हुआ। Each district was to have 2 court, a criminal court यानी फौजदारी अदालत और एक सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts। जो मौलवी थे और हिंदू पंडित थे उनको इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इंटरप्रेटेड कर दिया गया और यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को सिविल कोर्ट में प्रेसिडाइड किया गया। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर अ क्वाजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो हालांकि वो क्वाजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थे, लेकिन उनका जो सुपरविजन था वो कलेक्टर्स के अंतर्गत होता था। A major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretations of local laws based on different schools of the धर्म शास्त्र। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे उन्होंने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिए लोकल लॉ के, जो कि उनके अलग अलग धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कूल पर बुनियादी थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए इन 1775 11 पंडित, जो 1775 में 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। उन्होंने क्या किया, हिंदू लॉ को डाइजेस्ट करने के लिए कंपाइल किया। एनवी हॉलेट ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और एनवी हॉलेट ने इन सारे डाइजेस्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बाय 1778 और 1778 तक का कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंप्लाइड फॉर द बेनिफिट फॉर यूरोपियन जज। जो मुस्लिम लॉ थे, मुस्लिम कानून थे, उनको क्या किया गया, यूरोपियन जज के बेनिफिट के लिए कंपाइल्ड किया गया। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। लगभग 1773 के नए रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो नया सुप्रीम कोर्ट था वो सुपरविलिस्ट किया गया। व्हेन अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर्न निजामत अदालत वाज आल्सो सेट ऑफ कलकत्ता, इसको कलकत्ता में सेट किया गया। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, जो प्रिंसिपल फिगर थी इंडियन डिस्ट्रिक्ट की वो क्या थी, कलेक्टर थी। एज अ टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। जैसा कि इनका नाम था, इनकी जो जॉब थी वो क्या थी, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करना और लॉ को मेंटेन करना, जो कि उनकी डिस्ट्रिक्ट के ऑर्डर में है। ये किसकी हेल्प से करते थे, जज की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर की हेल्प से और दरोगा की हेल्प से। His office, जो उनका ऑफिस था, द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैटर्न्स दैट सडनली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। वो बहुत जल्दी से क्या हुआ, वो पुरानी अथॉरिटी से रिप्लेस्ड हो गया। द कंपनी आर्मी, यानी कंपनी की जो सेना थी। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म बट इट्स पावर स्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो कॉलोनियल रूल था भारत का, उसने क्या किया, उसमें कुछ नए विचार आए एडमिनिस्ट्रेशन के, और जो उनकी पावर थी उसको मिलिट्री स्ट्रेंथ में रेस्ट कर दिया। The Mughal army was mainly composed of cavalry, sawars, trained soldiers and horsebacks and infantry, that is पैदल foot soldiers। जो मुगल आर्मी थी वो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से कंपोज थी कैलेवरी यानी कि सवार, जो ट्रेंड सोल्जर थे, और हॉर्सबैक सोल्जर थे, और इन्फेंट्री जो कि पैदल सोल्जर्स थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, वो उसको तीरंदाजी की ट्रेनिंग देते थे। द कैलेवरी डोमिनेटेड द आर्मी, द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री। जो मुगल शासक थे उनको मुगल स्टेट में कोई जरूरत नहीं हुई कि वो किसी लार्ज प्रोफेशनली ट्रेड को रखें। The rural areas had a large number of armed peasants and the local जमींदार often supplied the Mughals with पैदल soldiers। जो ग्रामीण एरिया थे उनके पास बहुत सारे ऐसे आर्म पेसेंट्स थे और लोकल जमींदार उनको क्या करते थे, मुगल के पास भेजते थे पैदल सोल्जर्स के साथ।
A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Benares started recruiting peasants and their armies and training as their professional soldier. एक बहुत बड़ा चेंज आया लगभग 18वीं शताब्दी में, जब मुगल शासक जो थे, जैसे कि अवध के शासक हुए, बीनेट्स के शासक हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी को प्रोफेशनल सोल्जर द्वारा ट्रेन करना शुरू किया. द ईस्ट इंडिया कंपनी adopted the same method when it began requirement for its own army, which came to be known as the Sepoy army, सिपाही आर्मी, फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी सेम मेथड अपनाया और इसी आर्मी को, जिसको सिपाही आर्मी कहा जाता है, जो कि इंडियन वर्ड सिपाही से लिया गया, जिसका मीनिंग होता है सोल्जर. As warfare technology changed from the 1820s, जो warfare technology थी वो 1820 में चेंज हो गई. The cavalry requirements of the company's army declined. जो कंपनी आर्मी थी उनकी रिक्वायरमेंट जो थी कैलवरी की, उसको डिक्लाइन कर दिया गया. दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड एंड विद मस्कट्स एंड मैचलॉक्स. जो ब्रिटिश एम्पायर था जहां पर उन्होंने युद्ध किए, बर्मा में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, वहां की जो आर्मी थी, वहां के जो सिपाही थे वो आर्म थे किसके साथ, मुस्कट्स के साथ और मैचलॉक्स के साथ. The soldier of the company's army had to keep pace with changing military requirements and its infantry regiment now become more important. जो कंपनी की आर्मी थी, जो कंपनी के सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंज की अपनी मिलिट्री रिक्वायरमेंट को उनके अकॉर्डिंग. इन द अर्ली 19th century the British began to develop a uniform military culture. और लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म मिलिट्री आर्मी को, कल्चर को, उसको डेवलप किया. Soldier was increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. जो सोल्जर थे वो क्या हुए, बढ़ते क्रम में सब्जेक्ट के साथ यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग लेने लगे, ड्रिल हो गए, डिसिप्लिन हो गए, और उनकी लाइफ क्या हो गई, पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई. Often this created problems in caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. जो जब ये टीम बनाई जाती थी, जो कास्ट और कम्युनिटी की फीलिंग थी उनको इग्नोर कर दिया जाता था प्रोफेशनल सोल्जर्स के द्वारा. Could individual also easily give up their caste? Could they see themselves only as soldier and not as member of community? क्या वो ऐसा देख सकते थे कि वो एक सोल्जर है, ना कि किसी कम्युनिटी के मेंबर? What did the सिपाही feel? जो उनके जो सिपाही थे वो क्या फील करते थे? How did they react to changes in their lives and their identify their sense of who and they were? The revolt of 1857 gives into a world of the sipahis. Conclusion. Let's see the conclusion of this chapter. Thus, the East India Company was transferred from a trading company to a territorial colonial power. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसमें चेंज हो गई, एक ट्रेडिंग, एक व्यापारिक कंपनी में चेंज हो गई. The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process. और जब न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी आई लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो वो भी इसी प्रक्रिया में ऐड हो गई. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. इसको क्या लगा, इसको एक लंबा समय लगा जो कि 6 से 8 महीने के बीच था भारत से, समुद्र से भारत यात्रा करने का. स्टीम शिप रिड्यूस्ड द जर्नी टाइम टू 3 weeks. और जो स्टीम शिप थी उन्होंने इस जर्नी के टाइम को 3 वीक में कम कर दिया गया. इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू द फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया. तो जिससे जो अंग्रेज थे और जो उनके परिवार वाले थे वो भारत में बहुत जल्दी आने लगे. By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. और लगभग 1857 में जो कंपनी आई उसका लगभग 63% टेरिटरी पर शासन हो गया और लगभग 78% पॉपुलेशन पर शासन हो गया. Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन और जितनी जो टेरिटरी बची थी या पॉपुलेशन बची थी उस पर भी उसने इनडायरेक्टली रूप से कब्जा कर लिया. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके पास में पूरे इंडिया पर नियंत्रण आ चुका था. नेक्स्ट इज think and answer. First, who discovered a sea route to India in 1498? Vasco da Gama. Where did the English East India Company establish its first factory? Odisha. Who were the traditional rivals in most of the European wars of the 18th century? British. Next is important terms. First is scared, to surrender or give up. Next is doctrine of lapse.
The policy according to which the state of an HLS decreased ruler would automatically pass on the British. Next is Dharamshastra, Sanskrit text prescribing social rules and codes of behavior composed from 500 BC onwards. Expedition, man on ship making a journey with a definite purpose. Farman, order of the Mughal rules. Matchlock, an early type of gun in which the powder was ignited by a match. Mercantilism, a commercialism on trade activities with profit in view. Muskets, a heavy gun used by infantry soldiers. Next is quick worship. Huge demand for Indian goods compelled European countries to find new routes to India. Vasco da Gama discovered a sea route to India in 1498. The ideology of mercantilism influenced the European power to establish their factories in India. After the Carnatic Wars, the British emerged as supreme power in the Indian subcontinent. EEIC's victory in the Battle of Plassey gave the British a strong foothold in India. Clive introduced the dual system of government in Bengal. According to his system, the company exercised the powers of Diwani without administration responsibilities. Lord Wellesley's Salisbury Alliance enabled the British to control Indian states without annexing them. The British fought wars to subjugate Mysore and the Marathas. The British annexed Sindh in 1843 and Punjab in 1849. Lord Dalhousie annexed Indian state on various grounds. Now it's time to let's practice. First is tick the correct option. In 1498, Vasco da Gama came to India. Next is Battle of Buxar was fought in 1764. The East India Company established its first factory at Surat in 1601. There were about 4 wars between the British and Mysore. Next is filling the blanks. The growth of Hyder Ali's power became a menace for the British power. In 1717, the company was granted expansion from the payment of custom duties in Bengal. The great Marathas statesman Nana Fordwadi died in 1800. During the Second Maratha War, the Holkar defeated at the Battle of Mysore and Balal-Khrosi. The Third War of Mysore was fought between Tipu Sultan and the English when Lord Cornwallis was the Governor General. Next is right, true and false. The annexation of Sindh was an unjust act. This is true. Successors of Ranjit Singh were strong and talented rulers. False. The English annexed of whole the Punjab after the First Sikh War. False. Next is Mysore was annexed by Lord William Bentinck. This is true. Awadh was annexed because it has always been revolt against the English. This is false. Next is match the following. Lord Clive. Dual government. Lord Warren Hastings, Governor of Bengal. Tipu Sultan, Sultan of Mysore. Lord Wellesley, subsidy system. Fourth Mysore War, 1798. Next, a very short answer type questions. What were the reason for the rivalry of the Dutch and the English? तो आप इसमें what की जगह लिखेंगे trade और बाकी सेम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे. How did the passages of sea to the east opened? The passages of sea to the east opened by Vasco da Gama. When did the Battle of Plassey started and who won it? The Battle of Plassey started at 1757 and Britishers won it. Next, where did Vasco da Gama reach in India? Vasco da Gama reached in India at Calicut. Next is our short answer type question. First,
Describe the war between the Mughals and the British. Let's see the answer of this question from chapter. Surajuddaula had seized the English factory at Qasim Bazar and as well as Calcutta and Fort William. He, however, went back to Murshidabad after complying a temporary victory. The new demands put upon the Nawab were totally unacceptable to him and so resulted in the Battle of Plassey between the company and the Nawab. Let's see the second. Our second question is, how did the British defeat Tipu in the Third War? Let's see the answer of this question. In 1789, Tipu attacked Travancore Cornwallis, declared war against him in 1790 and persuaded the Nizam and the Marathas to join him. A three-pronged attack was made on Tipu. Tipu was defeated and was forced to sign in 1792 the Treaty of Singapatnam. He was made to pay 330 lakh rupees and to surrender about one half of his kingdom. The territory was to be divided among the allies. The Marathas got some portions in the northwest of Mysore, while the Nizam got some northeast portion of Mysore. The Third War of Mysore destroyed Tipu's dominant position in the south and finally established the British supremacy in that design. Next देखते हैं. Our next question is, when did the Battle of Plassey started and who won it? Sirajuddaula was defeated and his general Mir Jafar was declared the Nawab of Bengal. He was a weak ruler. The company and its officials behaved in the most objectionable manner. The official of the company, this was a period Bengal. Let's see the next question. Write any two features of subsidiary alliance system. Let's see. फर्स्ट फीचर आप लिखेंगे, दिस सिस्टम एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश. सेकेंड फीचर आप लिखेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड वास्को डी गामा, what were the changes that occurred after the establishment of East India Company? इसमें आप लिखेंगे द पीरियड ऑफ 5 years से लेकर द हिस्ट्री ऑफ बंगाल तक. नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट है, व्हाई हैज द एनेक्सेशन ऑफ सिंध बीन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट अनजस्ट ब्रिटिश एक्ट. इसके आंसर में आप लॉर्ड वेलेस्ली सक्सेसफुली से पीस वॉज एस्टेब्लिश तक लिखेंगे पूरा पैराग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन द सिख्स एंड द इंग्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह. द डेथ ऑफ से आप इसको लिखेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर तक. नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हमारा लॉन्ग क्या है. थर्ड लॉन्ग आंसर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अकॉर्डिंग टू द से आप लिखेंगे इसको परमिशन ऑफ द कंपनी तक. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4, व्हाट वर द कॉजेस एंड द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर.
सबसे पहले आप लिखेंगे पेज नंबर 16 से, सिराजुद्दौला was defeated and his general Mir Jafar was declared the Nawab of Bengal. He was a weak ruler. The company and its official behaved in a most objectionable manner. The official of the company behaved like conquerors. This was a period of open and unshamed plunder of Bengal. इसके बाद आप लिखेंगे द बैटल ऑफ बक्सर प्रूव्ड दैट डिसीजिव बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री. इट कंप्लीटेड द वर्क ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी. द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल वाज लेगिस्लेटिव एंड द रेवेन्यू ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया वर द कंपनी. नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. थिंक बियॉन्ड एंड आंसर. आपको सोचना है, आंसर करना है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस ऑफ अट्रैक्शंस ऑफ द यूरोपियंस टुवर्ड्स इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हाइंडसाइट ऑफ द हिस्ट्री व्हाट डू यू थिंक द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हैव कंटिन्यूड टू फंक्शन सब्सटेंटली इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. एक्टिविटी टाइम में आपको क्या करना है, करेक्ट पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल हु बिकम हीरोज एंड मार्टियंस एंड मैनी अदर हु वर टर्न ट्रेटर्स एंड विलियम्स फ्रॉम 17th to 19th century. क्रॉस कनेक्ट में आपको मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी इन द इंडिया. इस पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.